अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 3.11। तो इससे पहले कि हम लेक्चर 3.11 स्टार्ट करें, मैं जल्दी से कंट्रोल और बैकटिक दबा के जल्दी से मैं एक सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा अपनी कमांड npx लाइव सर्वर। तो ये हमने पहले लास्ट वाले में देखा था कि हम कैसे npm से कमांड से अपने जो वेब पेज है उसको चला सकते हैं। तो अब मैं F12 प्रेस करके अपना नॉर्मली जो हम कंसोल ऑन करते हैं उसको कर लेता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं जो कि मेरी स्क्रिप्ट में नहीं है। तो मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा और वो एरर चले जाएंगे। तो अब हमें देखना है कि हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शन मेथड्स और एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। तो इसके अंदर हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा कॉल, एक होता है हमारा अप्लाई, और एक होता है हमारा बाइंड। तो ये जो तीनों के तीनों मेथड है, जो हमारा दिस कीवर्ड होता है, जो कि नॉर्मली किसी करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है किसी भी मेथड के अंदर। मेथड मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होता है। तो नॉर्मली क्या करता है, जो दिस कीवर्ड होता है वो क्या करता है, हमारे करंट ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली क्या करता है, वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। तो अब जो ये दिस है, हम इसकी बाइंडिंग करते हैं और इसको मैनिपुलेट करते हैं, और इस दिस को हम किसी और को रेफर करते हैं। तो उन्हीं को, उसी काम को करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, कॉल, अप्लाई और बाइंड। हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से हम कहाँ चलते हैं, अपने पीडीएफ में चलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शन मेथड और एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। तो यहाँ पे थोड़ी छोटी सी एक लाइन लिखी है हमारे पास। इन जावास्क्रिप्ट, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड आर थ्री मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट द दिस कीवर्ड इन अ फंक्शन। तो अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो हमारा दिस कीवर्ड है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, कि अभी वो करंट ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, तो उसको किसी और ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करने के लिए, मतलब कि मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तो कॉल, अप्लाई और बाइंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉल मेथड के बारे में, कि कॉल मेथड कैसे होता है और क्या होता है इसके अंदर। तो इससे पहले कि हम कॉल मेथड पढ़े, तो हम जल्दी से थोड़ा सा कोड कॉपी करेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, बस मैं ये तक कोड कॉपी कर लूंगा जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट बने मेरे पास। मैं से कंट्रोल सी, और यहाँ आके इसे मैं नीचे कर देता हूँ अभी, और कंट्रोल वी दबा देता हूँ, और इसको मैं बस थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये इस लाइन में आ गया, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट खत्म है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा कोड को एनालाइज करते हैं, कि तो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि वो कॉल क्या मतलब होता है। एक्चुअली हम पहले बात कर लेते हैं कॉल के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि हमारा कोड में हमारे क्या क्या लिखा गया है। तो जो हमारा जो कॉल मेथड होता है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन कॉल मेथड की। इन जावास्क्रिप्ट द कॉल मेथड इज अ बिल्ड इन फंक्शन दैट अलाउ यू टू कॉल अ फंक्शन विद अ स्पेसिफाइड दिस कीवर्ड एंड आर्गुमेंट प्रोवाइड इंडिविजुअली। तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉल मेथड से, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, आप किसी फंक्शन के दिस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब वो दिस वैल्यू को, अब हम दिस वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास नीचे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और पूरा हमारे पास कोड है। तो अब हम कोड पे चलते हैं वापस, की कोड क्या बोलता है हमसे, कि हमने क्या कोड कॉपी करा, उसका क्या मतलब है। तो हमारा कोड कुछ नहीं है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है अभी हमारे कोड में। एक का नाम है person1, एक का नाम है person2। तो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम पहला वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे, जो कि हमारा पर्सन है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पहला है जैसे कि फुल नेम और ब्लेम, दूसरी है जॉब, फुल स्टैक डेवलपर, एक्सपीरियंस 1 ईयर लिखा है यहाँ पे, और फिर एक इसके अंदर मेथड है जिसका नाम है फुल इन्फो। और फिर उसको, उसमें क्या रिटर्न कराया गया है, उसमें रिटर्न कराई गई है एक स्ट्रिंग, जिसके अंदर की मैंने क्या करा है, दिस कीवर्ड का यूज करा है। और जो मेरी इसी के अंदर प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये वाली और ये वाली, मैंने इनको कॉल कराया है। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है माई नेम इज, डॉलर का साइन लगा के, मतलब कि वेरिएबल। तो दिस डॉट फुल नेम, मतलब कि यहाँ पे ब्लेम आ जाएगा। और एंड आई एम अ दिस डॉट जॉब, मतलब कि फुल स्टैक डेवलपर। हैविंग दिस डॉट एक्सपीरियंस, तो दिस डॉट एक्सपीरियंस क्या है, 1। दिस डॉट एक्सपीरियंस ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो यहीं पे जो हमारा जो ये पर्सन ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, इन तीन वैल्यूज का यूज कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, फंक्शन में उनको रिटर्न करा रहा है बस, और कुछ नहीं करा रहा। अब हम देखेंगे हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या कोड लिखा है। तो हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है person2, उसके अंदर हमने तीन प्रॉपर्टीज बनाई है, सेम उसके साथ जो हमारी पर्सन के अंदर थी। अगर आप देखोगे तो फुल नेम,
यहाँ पे एलिमेंट हो गया, नाम चेंज हो गया, जॉब यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे बैकएंड डेवलपर हो गई, और एक्सपीरियंस क्या हो गया, एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 हो गया। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली प्रॉपर्टी एकदम सेम है, उनका नाम सेम है, बस उनकी वैल्यू चेंज है। और ऐसा ही इसके साथ है, और ऐसा ही इसके साथ है, और यहाँ भी है, और यहाँ पे भी। तो ये वाली बात हम समझ गए। तो इससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या करेंगे, जो हमारा फुल इन्फो मेथड है उसके अंदर जो दिस है वो किसको अभी अभी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो पॉइंट आउट कर रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, जहां जहां दिस लिखा है इस फंक्शन के अंदर वो पॉइंट आउट कर रहा है हमारे पर्सन के अंदर। तो ये वाली बात हमने पहले भी पढ़ी है, तो उसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अब हम बाइंडिंग का यूज करेंगे, और जो हमारा कॉल मेथड है या फिर हमारा जो कॉल फंक्शन है उसका यूज करके हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो दिस है उसको हम कर देंगे %2 को। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो जहां जहां पे दिस लिखा है उससे हम कर देंगे %2, और %2 के अंदर देखोगे तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। तो जहां जहां पे पहले ब्लेम लिखा आ रहा था, जहां पे पहले फुल स्टैक डेवलपर लिखा आ रहा था, जहां पे पहले एक्सपीरियंस 1 लिखा आ रहा था, जो कि ये है। ठीक है, ये वाली और ये वाली वैल्यू, इसको चेंज करके क्या कर दो आप, एलिमेंट डेवलपर और 4। तो सबसे पहले हम एक काम क्या करेंगे, मैं एक, क्योंकि आप देखोगे क्योंकि फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड यूज करा गया है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। तो सबसे पहले उसका नाम क्या है, पर्सन, पर्सन डॉट और फुल इन्फो। और अब मैं इसको लॉक करवा लेता हूं अपने रिजल्ट को। तो क्योंकि उसमें जो दिस कीवर्ड है वो ब्लेम को कर रहा है, तो देखोगे अब यहाँ पे लिखा आ रहा है माई नेम इज ब्लेम एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। देखो ये जो वैल्यूज है ये सब ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है, हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। तो अब हम देखेंगे कैसे हम दिस कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो उस दिस कीवर्ड को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ। आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे पहले उस फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। देखो जो ये दिस कीवर्ड, जो ये कॉल मेथड है, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो किसी मेथड के अंदर हो चाहे वो किसी मेथड के बाहर हो। क्योंकि हमारे पास इस केस के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है हमारा फंक्शन, तो हमें पहले फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे पर्सन डॉट उस फंक्शन का नाम जो कि है फुल इन्फो। अब हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और लिखेंगे कॉल। यहाँ पे हमने लगा दिया है अपना कॉल मेथड। ठीक है, अब हम लगेंगे पैरेंथेसिस। अब हमें बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो कि जो दिस कीवर्ड है वो किसको पॉइंट आउट करें। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा %2 है उसको पॉइंट आउट करें, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा %2 और अब सेव कर दूंगा। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि हमने क्या लिखा अभी। ठीक है, हमने क्या लिखा, पर्सन जो कि मेरा ऑब्जेक्ट पहला वाला ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के मैंने फुल इन्फो लिखा। उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा फुल इन्फो वाला उसके अंदर मेथड है वो कॉल हो गया। फिर डॉट कॉल लगा के मैंने अपना जो कॉल मेथड है वो लगाया, पैरेंथेसिस लगाए और person1 लिखा। मैं चाहता हूं कि जो मेथड पर्सन है उसके अंदर जो मेथड है मेरा कॉल फुल इन्फो, उसको क्या करो, उसके अंदर जो दिस कीवर्ड है उसको आप कर दो, ये कर दो आप person1 कर दो उसको आप। अब क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो दिस है वो पॉइंट आउट करेगा %2 के अंदर। और फिर मैंने क्या करा, उस रिजल्ट को मैंने स्टोर करवा लिया एक वेरिएबल में, रिजल्ट में, और फिर उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को मैंने लॉक करा लिया। तो अब हम जाके देखेंगे अपने उसमें, तो अब हम जाके देखेंगे अगर अपने आउटपुट में, तो आप देखोगे इस बार हम जो चाहते थे वही लिखा रहा है। तो माई नेम इज एलिमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, माई नेम इज एलिमेंट एंड आई एम अ बैकएंड डेवलपर। देखो वैल्यूज चेंज हो गई, आई एम अ बैकएंड डेवलपर हैविंग 4 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसने क्या करा, जहां जहां पे ये दिस लिखा था उसने इस दिस को चेंज करके कर दिया %2। और जब यहाँ पे लिखा गया %2 डॉट फुल नेम, तो %2 डॉट फुल नेम क्या है मेरा, वो तो मेरा एलिमेंट है। और %2 डॉट जॉब क्या है, वो तो मेरा बैकएंड डेवलपर है। और %2 डॉट एक्सपीरियंस क्या है मेरा, वो 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो ऐसे करके हमने बाइंडिंग चेंज कर दी अपने दिस कीवर्ड की। जो दिस कीवर्ड पहले मेरा पॉइंट कर रहा था पर्सन की तरफ, अब वो दिस कीवर्ड कहाँ कर रहा है, वो %2 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमने ये वाला बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, हमने जो कि पढ़ लिया। अब देखते हैं कि कुछ इसमें बताने के लिए रह तो नहीं गया जो मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पर्सन का नाम का वो बनाया गया है ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हमने बात कर ली है, तो दोबारा से बात नहीं करेंगे। और उसके अंदर वही है फुल इन्फो नाम का एक मेथड है। फिर क्या है, यहाँ पे एक पर्सन टू नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज का हमने यूज करा है।
उसको इसमें कॉल करवाने के लिए दिस में। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम दिस कीवर्ड को दिस फंक्शन को या फिर मेथड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे वही है, डॉट कॉल लगा के आप उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब आप ये काम करते हो ना, तो ये सिर्फ काम उसी जगह पे होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, उसी जगह पे होता है का मतलब है कि जब आपने ये चीज़ें जिसमें रिजल्ट में स्टोर कराई है, ये सिर्फ उसी टाइम के लिए चेंज हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि इसके अंदर दिस ही चेंज हो गया पूरा, ठीक है। ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, ये आप कंफर्म कर सकते हो कुछ ऐसे करके कि आप एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट रिजल्ट वन नाम का, और उसमें आप लिखो पर्सन डॉट फुल इन्फो, और फिर आप लॉग करवा लो अपने रिजल्ट वन की वैल्यू। तो अगर आप इसको दोबारा से लॉग करवाओगे अपने इसको, तो आप देखोगे ब्लेम अब भी वहीं पे है, ठीक है। अब भी उसके अंदर तो दिस कीवर्ड है, वो अब भी पर्सन ही है। वो जब आपने डॉट कॉल लगाया सिर्फ तभी के लिए वो चेंज हुआ वहां पे। आई होप आपको मेरी वाली बात समझ में आ रही होगी कि जब आपने इसमें डॉट कॉल लिखा, वो सिर्फ तभी के लिए पर्सन टू हुआ है वहां पे, दिस हमेशा के लिए नहीं हो गया, वो परमानेंटली वो चीज चेंज नहीं हुई है। जब आप ये काम कर रहे हो, मतलब कि सिर्फ इस ब्लॉक के लिए, ये जो मेरा ब्लॉक मैं बना रहा हूँ थोड़ा टेढ़ा बन गया है, तो सिर्फ इस ब्लॉक के लिए वो चीज़ चेंज हुई है क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉल वाला मेथड लगाया है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने उसे डायरेक्टली कर दिया, तो वहाँ पे जो वो पहले था वो अब भी है वहाँ पे, जो मेरा दिस है पर्सन का पर्सन ही है वो, तो इसीलिए वहाँ पे जब मैंने कॉल करा तो वहाँ पे ब्लेम आ रहा है। और जब मैंने डॉट कॉल लगा के उसको मेथड को यूज करूंगा, तो ही वो पर्सन टू होगा, वरना वो पर्सन टू नहीं होगा उसका दिस। तो ये हमारा एक छोटी सी बात थी हमारी दिस कीवर्ड के बारे में, दिस कीवर्ड बोल रहा हूँ मैं बार बार गलती से, ये हमारी बात थी कॉल मेथड के बारे में। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें थोड़ी एक और चीज देख लेते हैं, थोड़ा मैं अभी के लिए ये हटा देता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास जो मेरा जो फंक्शन है, जैसे कि अभी जो हमारे पास फुल इन्फो है, मुझे उसके अंदर क्या करना है, थोड़े आर्ग्यूमेंट भी देने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ माई नेम इज ब्लेम एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर हैविंग 1 year एक्सपीरियंस एंड आई एम लिविंग इन, और यहाँ पे मैं एक ARG, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ एक आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ARG, ठीक है। ये मेरा पैरामीटर हो गया, और अब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कॉमा देके दे दूंगा दिल्ली, ठीक है। तो अगर अब आप जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा माई नेम इज एलिमेंट, ठीक है। अब भी देखो मैंने क्योंकि कॉल कीवर्ड मैंने यूज कर, कॉल मेथड मैंने यूज करा है, तो उसका जो दिस है वो भी पर्सन टू ही है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है कि माई नेम इज एलिमेंट एंड आई एम अ बैकएंड डेवलपर हैविंग 4 year एक्सपीरियंस एंड आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो जब आप क्या करते हो, जब आप कॉल मेथड यूज करते हो, तो उसमें जो सबसे पहला आपका आर्ग्यूमेंट आता है, वो होता है कि दिस कीवर्ड किसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और फिर जो उसके आगे आते हैं, जो उसके आगे नॉर्मली क्या होते हैं हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप वो लिख सकते हो। डॉट कॉल में जो आप आर्ग्यूमेंट देते हो, उसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो बताता है कि इसके अंदर दिस क्या होगा, ठीक है। और फिर जो आगे वाले हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं नॉर्मल से, जो हमारे होती है बात। मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसमें आपको एक और आर्ग्यूमेंट देके दिखाता हूँ, ठीक है। आई एम लिविंग इन दिस एंड ओके, मैंने बाहर लिख दिया है, एंड टुडे टेम्परेचर इज, एंड टुडे इज 2, और यहाँ पे ऑफकोर्स मैं हॉट लिखूंगा, तो मैं ARG 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी उसको डिफाइन कर देता हूँ फिर ARG 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा एक और है, मैं एक और कॉमा देके एक और आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ जिसका नाम है मेरा हॉट। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब अगर हम इसका देखो आउटपुट देखेंगे, तो माई नेम इज एलिमेंट एंड आई एम अ बैक एंड डेवलपर हैविंग 4 year एक्सपीरियंस एंड आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो ये जो दिल्ली है ये एक आर्ग्यूमेंट है। एंड टुडे इज टू हॉट, तो ये जो हॉट है ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि कैसे जब आप आप जब कॉल मेथड यूज करते हो, तो कैसे आप अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हो और बता सकते हो कि साथ ही साथ कि आपका दिस कीवर्ड किसे करेगा। तो जो भी चीज आप पहले लिखोगे वो समझेगा कि दिस कीवर्ड इसको रिफर करना है। तो ये हो गया दिस वाला,
और ये हो गए आपके आर्ग्यूमेंट। आपका जितना मन है आप नॉर्मली जितने भी आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो वो आप काम यहाँ पे कर सकते हो। तो ऐसे करके हमारा फिनिश हो गया कॉल मेथड। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अप्लाई मेथड। तो अप्लाई मेथड भी बिल्कुल सेम होता है हमारे कॉल मेथड की तरह, बस उसमें जो डिफरेंस होता है कि जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको आप एक एरे के अंदर देते हो। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। In JavaScript, the apply method is similar to the call method in that it allow you to call a function with a specific this value and arguments. However, instead of passing argument individually, you pass them as an array. तो अब हम ये वाला काम भी देखेंगे कि कैसे हम उसको एक एरे की तरह पास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल है हमारे पास एक। तो अप्लाई मेथड, ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई इज हाउ वी पास द आर्गुमेंट। तो क्या होता है जब हम अप्लाई मेथड यूज करते हैं तो उसमें भी सेम होता है कि दिस कीवर्ड आप किसी और को थमा देते हो उसका। ठीक है, और क्या होता है बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आप जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप एक एरे के अंदर देते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, इस एग्जांपल हम थोड़ी देर में देखेंगे। मैं जल्दी से वो चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो ये आप जो आर्ग्यूमेंट देते हो आप एक एरे के अंदर देते हो। ठीक है, अगर मैं यहीं पे क्या करूं, इस कॉल को मैं अप्लाई कर दूं, ठीक है, सेम काम करेगा अप्लाई में भी। बस क्या है जो आप इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देते हो वो आपको एक एरे के अंदर देने पड़ेंगे। ये मैंने एक एरे ले लिया, अब मैं इसको सेव कर देता हूं। और अगर अब मैं जाके देखूंगा तो देखो मेरा अब भी एकदम सेम टू सेम काम कर रहा है। तो इसमें बस यही डिफरेंस होता है हमारे अप्लाई मेथड के अंदर कि क्या होता है जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, ठीक है, जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वो आप एक एरे के अंदर दोगे। जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो, अगर सिंगल है तो भी आपको एक एरे के अंदर ही देना पड़ेगा, और अगर एक से ज्यादा है, और जो कि नॉर्मली होता है ये काम हमारे साथ कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको एक एरे के अंदर पास करवाते हैं और जो नॉर्मली वैल्यूज जाती है वो वैसे की वैसे ही जाती है। कोई इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही कहानी है हमारी कि अप्लाई मेथड क्या करता है, वो पहले पूछता है कि आपको दिस कीवर्ड इसके अंदर किसे रेफर करना है। तो आपने कहा कि मुझे पर्सन 2 के अंदर करना है, और फिर जो उसके आगे जितनी भी चीजें हैं वो उसे क्या कंसिडर करेगा, वो उसे आर्गुमेंट कंसिडर करेगा एक एरे के अंदर, और वहां जाके वो उस एरे से उसको अपने आप ही निकाल लेगा। उसकी हमें चिंता नहीं लेनी कि उसके एरे के अंदर है या किसके अंदर है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक थोड़ा क्लीनर लुक है। ठीक है, पहले क्या था कि जो हम कॉल मेथड यूज कर रहे थे ना, तो उसमें क्या होता था कि बार बार कॉमा लगा के लिखो तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था। अब देखो इसमें ज्यादा अच्छा है कि आपको पता चल रहा है साफ साफ कि देखो यहाँ पे ये दिस को रिफर कर रहा है और इसके आगे जितनी सारी मेरी चीजें हैं वो मेरे आर्ग्यूमेंट है। तो ये एक ज्यादा क्लीनर लुक है हमारे कॉल का जो हमारा अप्लाई मेथड है। तो अब हम थोड़ा वापस चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो पीडीएफ है उसमें हमें कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें हमारा एक पर्सन 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको ऐसे राउंड सर्कल में स्क्वायर में ले आता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और क्या करा गया है, फिर उसके अंदर एक मेथड है ऐड नाम का, और उसके अंदर 2 पैरामीटर हैं arg1 और arg2 नाम के, और वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर वही है, हमारी पहली वाली वैल्यूज को यूज करा गया है, 1 को यूज करा है और 2 को यूज करा है। और फिर एक const2 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और क्या करा गया है फिर उसके अंदर वही सेम हमारा जो उसमें ऑब्जेक्ट थे, प्रॉपर्टीज थी हमारी पर्सन 1 के अंदर, वही सेम प्रॉपर्टीज हमने बना दी पर्सन 2 के अंदर। और फिर हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, हमने अप्लाई मेथड यूज करा है। तो जैसे ही हमने अप्लाई मेथड यूज करा वो पहले पूछेगा कि आपको दिस कीवर्ड किसको इसमें पॉइंट करना है। तो आपने बता दिया कि आपका पर्सन 2 को करना है, तो उसने पर्सन 2 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जहां जहां पे यहाँ पे दिस लिखा है, ठीक है, वो दिस किसे पॉइंट करेंगे, पर्सन 2 को पॉइंट करेंगे। और एक और बात ये भी सेम है कि यहीं तक करेंगे सिर्फ वो, जो पर्सन 1 को आप पॉइंट कर रहे हो वो सिर्फ यहीं तक करेंगे, वरना जो आपका पर्सन 1 है वो हमेशा पर्सन 1 ही रहेगा उसके अंदर दिस जो है। तो बस क्या कहानी थी कि आपको जो आपके आर्ग्यूमेंट थे वो आपको आपने एक एरे के अंदर देने थे। तो मैं तो इस एग्जाम को लिख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सी बात है ये, जो कि हमने समझ ली। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अ, हाँ, तो ये वाला पॉइंट भी देख लेना, दिस इज इन पर्सन 1 इज स्टिल पॉइंट टू पर्सन 1। तो ये वही बात है कि जो अभी तक हमारा पर्सन 1 है उसके अंदर जो दिस है वो स्टिल पॉइंट करेगा पर्सन 1 के अंदर। जब आप उसको डॉट अप्लाई के साथ यूज करोगे तो ही वो यूज करेगा पर्सन 2 को। ठीक है, ऐसा दिस, इसका दिस आपको तभी मिलेगा जब आप इसको अप्लाई यूज करोगे। तो अब पढ़ते हैं हम तीसरे मेथड के बारे में जिसका नाम है बाइंड मेथड।
तो ये बाइंड मेथड क्या करता है, तो बाइंड मेथड भी एकदम सिमिलर होता है हमारे अप्लाई मेथड की तरह, ठीक है। इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि जो आपका कॉल मेथड है वो सिमिलर होता है आपके अप्लाई मेथड की तरह, और जो आपका अप्लाई मेथड है वो सिमिलर होता है आपके बाइंड मेथड की तरह। तो एट द एंड सब कुछ बाइंड की तरह ही है। हम एक एक तो हम अभी हम बाइंड को देखते हैं कि बाइंड हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं सबको पहले रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं कि बाइंड के बारे में। In JavaScript, the bind method is used to create a new function with a specific this value and any number of argument that are pre-specified. तो अब यहाँ पे देखोगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखा है बाइंड मेथड सेम एज कॉल मेथड, ओनली डिफरेंस इज दैट इट रिटर्न एज अ फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो हमारा बाइंड मेथड होता है वो सेम काम करता है कॉल मेथड की तरह, ठीक है। जैसे उसमें आप किसी कि आप उसको बताते हो कि दिस कैसे करना है, और जैसे आप उसमें आर्गुमेंट देते हो वैसे ही करते हो। बस इसमें एक काम एक्स्ट्रा होता है कि वो उसे रिटर्न करता है एज अ फंक्शन। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम लिख के देखेंगे। सबसे पहले मैं सब रिमूव कर देता हूँ, और जल्दी से मैं क्या करूंगा, जो नेसेसरी कोड है पहले मैं उसे कॉपी कर लूंगा। कॉपी करा मैंने और यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया, और ये लाइन को मैं थोड़ा ठीक कर दूं। अब हम थोड़ा इस कोड को समझते हैं कि हमारे कोड में हो क्या रहा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम बाइंड मेथड यूज करते हैं या फिर उसका क्या मतलब है। तो हमारे पास पर्सन वन नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी ये, एक प्रॉपर्टी ये, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है जो कि एक मेथड है जिसका नाम है ऐड। उसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर है arg1 और arg2, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये है दिस डॉट वन, अभी देखो उसमें दिस किसे रेफर कर रहा होगा, पर्सन वन को। इसका मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है दिस डॉट टू, इसका मतलब कि पर्सन वन डॉट टू, मतलब कि यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे वन आउटपुट आएगा, यहाँ पे टू आउटपुट आएगा। एंड द आर्ग इज, तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट लिए हैं, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू आप पास करोगे वो आ जाएगी। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं हमारे लिए। अब हम देखेंगे दूसरा, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है पर्सन टू, और जिसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं जो कि हमारी पर्सन वन के अंदर थी, मतलब कि वन और टू और उनकी कुछ वैल्यूज। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं बाइंड मेथड को। तो बाइंड मेथड क्योंकि एक फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिजल्ट। अब मैं क्या लिखूंगा, पर्सन वन डॉट, तो उस फंक्शन का नाम जो कि मेरा मेथड है, आई मीन ऐड, डॉट क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बाइंड। अब इसमें पहले आपको बताना है कि जो आपका जो ऐड नाम का जो मेथड है, आप उसके अंदर जो दिस है उसको किसको रेफर करना चाहते हो। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसे पर्सन टू हो, तो यहाँ पे लिखेंगे पर्सन टू, और फिर उसके आगे कुछ आर्गुमेंट दे देता हूँ मैं रैंडमली, लाइक मैं दे देता हूँ 0.2, और एक और आर्गुमेंट दे देता हूँ जिसका मैं नाम लिखूंगा 0.4, ठीक है। अब अगर देखो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको लॉक करा लेता हूँ रिजल्ट को, और अब हम थोड़ा वापस चलेंगे अपनी पीडीएफ में। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो हमारा बाइंड बाइंड मेथड है वो क्या करता है, वो एक फंक्शन रिटर्न करता है, जो चीज जो काम कॉल करता है वही काम करता है, लेकिन उसका क्या करता है, उसका एक फंक्शन बना के हमें वापस कर देता है। तो अभी हम यहाँ थोड़ा समझते हैं इस बात को कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है पर्सन वन, मतलब कि पर्सन वन जो मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट एड, मतलब कि मैं एक्सेस कर रहा हूँ अपने मेथड ऐड को, और फिर मैंने लिखा है डॉट बाइंड, मतलब कि जो मेरा बाइंड मेथड है मैं उसे यूज कर रहा हूँ। तो उसमें आपको सबसे पहले बताना पड़ता है कि आप किसको रेफर करना चाहते हो, दिस कीवर्ड। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा दिस कीवर्ड है वो रेफर हो जाए मेरे पॉइंट टू को, और उसके आगे मेरे दो आर्ग्यूमेंट है नॉर्मल से, जो कि हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड, और ये रहा मेरा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो जो मेरा कॉल मेथड था वो क्या करता था, वो उसके अंदर देखो सबसे मेन चीज थी कॉल मेथड। मैं इसको एक बार थोड़ा आपको दोबारा से याद दिलवाता हूँ। जो मेरा कॉल मेथड था वो कुछ नहीं करता था, मेरे पहले क्या करता था, दिस कीवर्ड को लेता था, ठीक है, और फिर आगे मेरे आर्ग्यूमेंट लेता था, जैसे कि वन लिख दिया यहाँ पे। फिर मेरे पास आया अप्लाई मेथड। अप्लाई मेथड में क्या था, आपको वही था, पहले दिस कीवर्ड बताना पड़ता था कौन है, और फिर आपको जो आर्ग्यूमेंट थे वो आपको एरे के अंदर देने पड़ते थे, ठीक है। और फिर आया आपके पास बाइंड मेथड।
बाइंड मेथड क्या करता है, आपको वही काम करना पड़ता है, दिस कीवर्ड बताना पड़ता है, फिर आपको अपने आर्ग्यूमेंट बताने पड़ते हैं। लेकिन वो क्या करता है, इसका पूरा एक फंक्शन बना के आपको वापस करता है। पहले क्या हो रहा था, वो आपको उसका रिजल्ट वापस कर रहा था, लेकिन इसमें रिजल्ट वापस नहीं करता। इसमें क्या वापस करता है, वो आपको एक फंक्शन बना के वापस करेगा इस चीज का। इस पूरे का वो आपको एक पूरा फंक्शन बनाएगा नया, और फिर वो आपको वापस कर देगा इस रिजल्ट के अंदर। इसीलिए क्या होगा, जब मैं ट्राई करूंगा रिजल्ट को लॉक कराने की, तो आप देखोगे उसने एक फंक्शन रिटर्न कर दिया मुझे। देखो पूरा का पूरा वही फंक्शन है जो मेरा था। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी एक फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसे तो कर नहीं सकता। मैं इसे कैसे करूंगा, मैं इसके आगे वो लगा दूंगा पैरेंथेसिस। किसी फंक्शन को जब हमें कॉल करना होता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो अगर अब आप देखोगे तो मुझे इसका एकदम सही आउटपुट मिल रहा है अपना 300 और 400। तो अब ये वैल्यूज देखोगे दूसरे वाले दिस मेरे ऑब्जेक्ट की है, और देखोगे कि एंड आर्ग इज मेरे जो आर्ग्यूमेंट है 0.2 और 0.4, जो कि मैंने यहाँ पे दिए थे 0.2 और 0.4। और जितने भी आपके मर्जी हैं उतने आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। और इसमें भी वही सिमिलर कहानी है कि क्या होगा कि जो आप ये दिस कीवर्ड से मैनिपुलेट कर रहे हो, वो सिर्फ यहीं तक होगा। यहीं तक होगा मतलब जहां पे आपने ये बाइंड लिखा है। ठीक है, अगर आप उसको दोबारा से उसको कॉल करने की कोशिश करोगे, जो कि हम करते हैं, क्या नाम है इस पर्सन का, पर्सन वन डॉट डॉट एड, और इसको मैं लॉक करवा देता हूं कंसोल में। तो आप देखोगे वहां पे 1 और 2 आएगा। देखो यहाँ पे 1 और 2 आ रहे हैं, और क्योंकि मैंने जो आर्ग्यूमेंट है वो दिए नहीं है, वो इसलिए अनडिफाइंड हो गए हैं। तो उसको भी मैं दे देता हूँ 1.2 कॉमा 1.4। तो आप देखोगे यहाँ पे 1.2 और 1.4, और जो मेरे 1 और 2 हैं वो अब भी मेरे किसको रेफर कर रहा है, अभी दिस अभी भी वहां पे वो पर्सन 1 को ही रेफर कर रहा है। तो लेकिन क्योंकि जो बाइंड की जो खासियत है, ठीक है ना, जो उसकी स्पेशलिटी है, वो क्या करता है, उसका आपको एक फंक्शन बना के दे देता है। मतलब कि उसने जो इसका था पूरा उसने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, और रिटर्न कर दिया मैंने रिजल्ट में। अब जब मैं रिजल्ट को पैरेंथेसिस के साथ कॉल करूंगा, तो जाके मुझे उस फंक्शन का रिजल्ट मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिला भी है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मिला है वो हमें ऐसे मिला है। अभी मैं थोड़ा आपको एक और स्पेशल बात बताना चाहूंगा कि ये जो आप हम यूज कर रहे हैं अभी तक, डॉट डॉट कॉल, डॉट अप्लाई, डॉट बाइंड, ये जरूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही कोई फंक्शन हो या मेथड हो तो ही यूज कर सकते हो। आप नॉर्मली किसी बाहर भी फंक्शन के अंदर इसे यूज कर सकते हो। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं ये चीज हटा देता हूँ। एक्चुअली मैं ये भी हटा देता हूँ, और जो ये फंक्शन है मैं इसको उठा लेता हूँ और इसको उठा के बाहर ले आता हूँ। और ये मैं कुछ ऐसे करूंगा, और मैं इसे बनाऊंगा एक एनोमरस फंक्शन बनाऊंगा मैं इसे एक। ठीक है, मैं क्या चीज गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट एड, और यहाँ पे आएगा एक सेमी कॉलन, और ये चीज थोड़ी यहाँ पे हो जाए, और ये चीज कर रही है रिटर्न दिस वन। ठीक है, तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, इसका जो रिजल्ट है, जो मेरा फंक्शन है, जब देखो मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो देखो क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर दिस इसके अंदर अभी डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि किसी भी फंक्शन के अंदर दिस तो डिफाइंड ही नहीं होता। तो आप जाके देखोगे तो आपको कुछ एरर मिलेगा ऐसा, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड दे रहा है वहां पे वो। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन के अंदर भी चीज लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे लिखना है बस एड डॉट। तो सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे हम, सबसे पहले कॉल यूज करते हैं, कॉल। और इसके अंदर जो दिस मैं चाहता हूँ कि वो किसे रिफर हो, ऑफ कोर्स पर्सन वन। और मैं लॉक करवा लेता हूँ रिजल्ट को। तो आप देखोगे जो इसके अंदर जो दिस है इस फंक्शन के अंदर, वो रिफर करेगा इसके 1 को। तो वहां पे जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 1 और 2। तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट, अच्छा आर्ग्यूमेंट भी है, साथ ही साथ मैं इसके साथ आर्ग्यूमेंट भी देके दिखा देता हूँ आपको। तो आर्ग्यूमेंट बहुत नॉर्मल से लूंगा 1.2 कॉमा 1.4। तो यहाँ पे दिखाने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अगर कोई जरूरी नहीं कि कोई मेथड हो तो इसी के अंदर वो अप्लाई होगी चीज। अगर कोई फंक्शन बाहर पे भी है, मेनली ये क्या है ना, देखो जो कॉल अप्लाई और बाइंड है ये फंक्शन के लिए है। ठीक है, कि आप इसको फंक्शन के साथ लगाओ। अब वो फंक्शन चाहे किसी
ऑब्जेक्ट के अंदर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट किसी चाहे वो फंक्शन किसी एरे के अंदर हो या फिर वो कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी वो है आप उसको लगा सकते हो, आपको बस फंक्शन चाहिए, ठीक है। आप देखोगे तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये जो हमारे 1 और 2 हैं, ये हमारे किसके हैं, उस ऑब्जेक्ट के हैं, जो कि पहले दिस वहाँ पे था नहीं। देखो जब तक मैंने ये कॉल यूज़ नहीं करा तब तक ये दिस डिफाइन नहीं था। जैसे ही मैंने कॉल मेथड यूज़ करा और मैंने कह दिया कि जो मेरा इसके अंदर दिस है उसे किसे करो आप पर्सन 1, तो इसने रेफर करना शुरू कर दिया दिस को, किसे, पर्सन 1 को, ठीक है। और दिस के उसके अंदर 1 क्या था, 1 था 1, और जो 2 था वो उसकी वैल्यू थी 2, और फिर यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट दे दिए 2 मेरे। तो ऐसा होता है मेरा कॉल मेथड। ये मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ, अभी सारी चीजें खत्म हो चुकी है हमारी तीनों मेथड के बारे में, तो मैं एक एक बार यूज करके दिखा रहा हूँ उन्हें। अब ये हो गया कॉल, अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई, ठीक है। तो हमने पहले ही बात करी थी कि अप्लाई हमारा सेम होता है, बस क्या होता है उसके अंदर आपको जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको एक एरे की तरह देने हैं। तो आप अब देखोगे अब भी आपका सेम चलेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे यूज कर लेते हो बाइंड, तो बाइंड क्या करता है, बाइंड मेरा क्या करता है, एक उसे ऐसा रिटर्न करता है एज अ फंक्शन। तो अगर मैं अभी इसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे फंक्शन रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या करना है, इसे फंक्शन रिटर्न नहीं करना, मुझे फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट पैरेंथेसिस और सेव, और अब अगर मैं देखूंगा तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा डिजायर जो मैं देखना चाह रहा था, जो कि है 1 और 2, और जो कि मैंने आर्गुमेंट दिया 1.2 और 1.4। तो ऐसे करके हमारा ये वाला भी जो पूरा हमारा जो पूरा ये था, क्या बोलते हैं इसे, हमारा जो बाइंड मेथड था, ऐसे करके ये भी खत्म हो गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो अब अगर आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे ये पूछेगा पूछेगा कॉल, अप्लाई और बाइंड। वो पूछ लेगा कि बताओ कि कैसे आप दिस कीवर्ड को मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर कहेगा कि मुझे बताओ कि बाइंडिंग कैसे करी जाती है जावास्क्रिप्ट में, तो कि फंक्शन के अंदर कैसे दिस कीवर्ड को चेंज कर सकते हो। और जब जब कोई मेथड है या फिर कोई फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के अंदर है, वहां पे वो दिस किसे रेफर करता है। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे दिस की चल रही है। तो ऐसे करके हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम बात करेंगे एरो फंक्शन रिविजिट के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि जो एरो फंक्शन है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसका हम क्या देख रहे हैं, रिविजिट देख रहे हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे थोड़ा एरो फंक्शन के बारे में, जो कि हमारे पास लिखी गई है। तो arrow function do not have their own this binding, so they use this value of the surrounding execution context. This behavior is different from regular function, मतलब कि function declaration, which have their own this binding. This arrow function does not have this keyword. Arrow function inherit this from parent, ठीक है। तो क्या होता है कि हम थोड़ा इसका रिवीजन करते हैं। हमारे पास 3 तरीके के फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होते हैं जिनका कुछ नाम होता है, जैसे कि fun, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, और फिर एक हमारे पास होते हैं एरो फंक्शन। तो जो हमारे स्टार्टिंग के दो, जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होता है और जो हमारा एनोमोलस फंक्शन होता है, उसके पास क्या, तो उन दोनों के पास खुद के दिस कीवर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाओगे उनसे, ठीक है, तो क्या होगा, जो दिस कीवर्ड होगा वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। लेकिन अगर आप उस मेथड को एरो फंक्शन से बनाओगे तो जो उसके अंदर का दिस कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं करेगा। वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि जो आपका एरो फंक्शन का दिस कीवर्ड होता है वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट से दिस। तो क्या होता है, जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसके पास खुद की कोई दिस कीवर्ड की बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जो होता है, जो हमारा एरो फंक्शन है क्योंकि उसके पास खुद की दिस फंक्शन की बाइंडिंग नहीं होती है, तो वो क्या करता है, बाइंडिंग फंक्शन जो हमारा दिस कीवर्ड होता है वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट से। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है, हम इसको पहले कॉपी पेस्ट करते हैं अपने कोड में, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पर्सन नाम का
हमारे पास एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर के हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। तो फुल नेम में है हमारे पास ब्लेम, फुल नेम में हमारे पास ब्लेम, और टेस्टिंग में क्या है, हम दिस कीवर्ड को वो कर रहे हैं कि लॉक करवाने वैल्यू। और फिर हमारे पास इन्फो नाम का एक एरो फंक्शन बना दिया मैंने, मेथड मतलब। उसके अंदर मैंने क्या करा, दिस डॉट फुल नेम को मैंने यहाँ पे लॉक करवाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पूरे ऑब्जेक्ट को लॉक करवाते हैं। तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट को जब हमने कुछ लॉक कराया तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। टेस्टिंग में देखोगे अनडिफाइंड है, क्योंकि क्या है, वो फंक्शन के अंदर ही होता है सिर्फ जो हमारा दिस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। और फिर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा जो ये मेथड है जो कि है डॉट इन्फो। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर आप जाके देखोगे आपको क्या मिलेगा, आपको एक एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एरो फंक्शन है उसके पास दिस की वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसे, बाइंडिंग नहीं होती, उसके पास खुद का दिस नहीं होता। जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसके पास खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता, वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट से। तो देखो जब ये इनहेरिट करेगा अपने पेरेंट से तो ये क्या करेगा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चले जाएगा, और वहां पे पर्सन डॉट इन्फो नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये हमें एक एरर दे रहा है। तो जब तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम कोई फंक्शन जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड बना रहे हैं तो मेथड हमें एरो फंक्शन से नहीं बनाना है, क्योंकि उसके अंदर दिस कीवर्ड नहीं होता है। तो ये चीज काम कहाँ पे आती है, ये चीज काम आती है जब हम किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दें, तो जब हमें उसका वो चाहिए होगा दिस कीवर्ड। ठीक है, देखो क्या है, जब आप एक मेथड बना रहे हो किसी फंक्शन डिक्लेरेशन से या फिर एनोमलस फंक्शन से बना रहे हो, तो जब आप एनोनिमस फंक्शन से बना रहे हो तो क्या होगा, आप जो उसके अंदर एक और फंक्शन बनाओगे तो उस फंक्शन के पास दिस कीवर्ड नहीं होगा। ठीक है, वो दिस कीवर्ड सिर्फ यहीं तक होता है, जो दिस कीवर्ड आप बना रहे हो यहाँ पे जो होगा वो पॉइंट आउट करेगा उस पर्सन के अंदर। लेकिन अगर आप एक मेथड बनाओगे उसके अंदर आप एक और फंक्शन बना दोगे तो उसके अंदर दिस कीवर्ड काम नहीं करेगा। तो वहां पे क्या करो, वहां पे आप एरो फंक्शन यूज करो। तो क्योंकि वो एरो फंक्शन क्या करेगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा, और उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट यही ऑब्जेक्ट होगा। तो जो उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे दिस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते थे कि पहले क्या करते थे ना, जब हमारे पास ये नहीं था, एक्चुअली मैं ये काम करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं ये सब हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्फो, और यहाँ पे मैं एक अनुमरस फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और देखते हैं क्या करेंगे हम, अब एक बनाएंगे कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं दिस दिस को मैं करवाता हूँ और उसकी वैल्यू लॉक करवाता हूँ, रिजल्ट डॉट इन्फो ना। ठीक है, तो अब आप जाके देखोगे ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। अच्छा, दिस डॉट फुल नेम भी अनडिफाइंड आ रहा है। मेरा आउटपुट ठीक आ रहा है, मैं गलती से ये वाला देख रहा था तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था, तो मुझे लगा कि जो मेरा आउटपुट है वो अनडिफाइंड आ रहा है, तो मेरा आउटपुट तो मेरा ब्लेम ही आ रहा है, तो ये ठीक चीज़ है। ठीक है, देखोगे आप क्या करोगे, दिस इज यूज करोगे। अब आपको क्या करना है, अभी किसी अंदर के फंक्शन यूज करना है। जैसे कि आप मान लो आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, इसके अंदर ऐप नाम का फंक्शन बनाना है, और उस ऐप नाम के फंक्शन के अंदर आप कोई वैल्यू यूज कर रहे हो रिजल्ट को। ठीक है, तो फिर आप यूज कर सकते हो रिजल्ट को। तो आप इसके अंदर जब रिजल्ट को यूज करोगे तो वो कहाँ से लेगा रिजल्ट, यहाँ से रिजल्ट लेगा, और यहाँ पे रिजल्ट क्या है, दिस डॉट फुल नेम, तो यहाँ पे आपको वो ब्लेम दे देगा। तो यहाँ पे आपको ये काम करना पड़ता था, अलग से बनाना पड़ता था। यहाँ पे आप क्या करो, आप एक एरो फंक्शन ले लो, वो क्या करेगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा, तो उसका पेरेंट कौन होगा, उसका पेरेंट होगा ये बाहर वाला, तो उसका बाहर वाले का दिस कीवर्ड कौन है, उसका तो पर्सन है। तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा जो हम अभी कर रहे थे। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि क्या होगा, जब भी आप कोई मेथड बना रहे हो तो आप उसको कभी भी एरो फंक्शन से मत बनाओ, हमेशा फंक्शन डिक्लेरेशन या एनोमोलस फंक्शन से बनाओ। और जब आप उसके अंदर एक और फंक्शन बनाओगे, वैसे तो ये कभी आपको नीड पड़ेगी नहीं, बट अगर आप अपना कोड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो। आप उस मेथड के अंदर आप एक और फंक्शन बना दो, तो उस फंक्शन के अंदर क्या है, जो आप दिस कीवर्ड नॉर्मली यूज करोगे वो उसको पॉइंट आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको पॉइंट आउट कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। और एक और आप काम कर सकते हो कि आप जहाँ पे उस दिस कीवर्ड को ले रहे हो
वो उससे बाहर वाले को ले, तो अगर वो जब बाहर वाले को यहाँ से लेगा, तो जब वो यहाँ से लेगा तो उस पर्सन को ले लेगा एज अ दिस कीवर्ड। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो हमारी पीडीएफ है उसमें भी हमें यही बताया गया है कि जो आपका एरो फंक्शन होता है उसके बाद खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता, वो अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इससे पहले कि हम आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, हम जल्दी से पहले अपना ये वाला कोड क्लीन अप कर लेते हैं। और मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन का नाम है add3, जो कि 3 आर्ग्यूमेंट लेता है मेरा। 3 आर्ग्यूमेंट लेता है और उस आर्ग्यूमेंट का रिटर्न करवाता है सम। ठीक है, तो मेरी बहुत नॉर्मल सी बात है, मैंने एक फंक्शन बनाया add3 नाम का, जो कि 3 आर्ग्यूमेंट लेता है और उनको प्लस करके दिखा देता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो कि एरे लाइक होता है। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है इस आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो हम पढ़ लेते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज अ बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इनसाइड एवरी फंक्शन। आप जो भी फंक्शन बनाओगे उसके अंदर अपने आप बन जाएगा वो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इट कंटेन एन एरे लाइक लिस्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट पास्ड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब कि जितने भी आप आर्ग्यूमेंट उसमें पास कराते जाओगे, वो उसको एक एरे लाइक लिस्ट में बनाता जाएगा वो ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट्स। ऑल थ्रू यू कैन एक्सेस इट्स एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स लाइक एरे। तो आप इंडेक्स लाइक एरे यूज करके उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, जो कि आप आर्ग्यूमेंट होंगे। द आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ऑल द एरे मेथड लाइक पुश, पॉप एंड स्लाइस, और जो भी इसके अंदर होते हैं हमारे पास एरे के अंदर। However, you can convert the argument object to a proper array using the array.from method or by using the spread operator। तो ये वाली बात हम समझ गए। क्या बात है हमारी हमारी बात ये है, पहले मैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। 10, 20, 30। तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो और उसके अंदर कुछ आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो, तो जो वो फंक्शन है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो कि एरे लाइक होता है। ठीक है, जो कि एरे लाइक होता है लेकिन एरे नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो एरे लाइक होता है तो आप उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं ये काम आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ console.log, और अगर आप यहाँ पे लिखोगे, अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, और अगर आप इसे लॉक करवाओगे तो आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, 10, 20, 30। तो आप देखोगे ये हर फंक्शन के अंदर बन जाता है। जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, उस आर्ग्यूमेंट को वो एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट टाइप बना देता है और उसको वो कुछ ऐसे कुछ दिखाना शुरू कर देता है। और क्योंकि ये एरे लाइक है तो आप क्या कर सकते हो, इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं 0 पे एक्सेस करूंगा तो मुझे 10 मिलना चाहिए। देखोगे यहाँ पे मुझे 10 मिल रहा है। और अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा 2 को, तो मुझे 30 मिलना चाहिए। तो देखोगे मुझे 30 मिल रहा है। ये 30 कहाँ से आ रहा है, इसका वो बना रहा है। देखो, आपने ये आर्ग्यूमेंट पास करे 10, 20, 30, वो फंक्शन के अंदर जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका नाम होगा आर्ग्यूमेंट्स, और उसका कुछ ऐसा एरे टाइप बना देगा। ठीक है, ये एरे होता नहीं है, आप इसके ऊपर पुश या पॉप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको बाद में ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हो अपने एरे में स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा अगर आप लिखोगे आर्ग्यूमेंट्स, तो जितने भी आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो उसके अंदर वो उसका एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखा देगा। और क्योंकि वो एक एरे लाइक होता है तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स का यूज करके उसके किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वो एरे लाइक होता है, एरे नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो आप उसकी यूज नहीं कर सकते, जिसमें से कुछ का नाम है पुश या पॉप, या और भी जो होंगी आप उनको यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके उस आर्ग्यूमेंट्स को क्या बना लोगे, एक एरे बना लोगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ,
कंसोल डॉट लॉग और एक एरे बनाऊंगा और मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा और अब मैं उसका नाम लिखूंगा जो मेरा वो आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं सेव करूंगा तो अब मैं जाके देखूंगा तो उसने क्या करा, उसको अनपैक करके एक एरे बना दिया। तो अब ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस आर्ग्यूमेंट्स को। तो नॉर्मली तो ये आर्ग्यूमेंट्स हम यूज़ करते नहीं वैसे बहुत ज़्यादा, अगर मैं नॉर्मली में बात करूँ, लेकिन ये एक टॉपिक था इसलिए हमने पढ़ लिया। इसलिए यहाँ पे मैंने एक कमेंट भी लिखी है, इट विल बी मोर वाइज इफ वी यूज रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, देखो अगर अगर हमें आखिरी में एरे चाहिए उसका जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीधा ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो एक एरे बन जाएगा। अब पहले मैं एक आर्ग्यूमेंट लूँ फिर उस आर्ग्यूमेंट का मैं एक एरे बनाऊँ, तो ये थोड़ा लंबा काम है और थोड़ा ये मेहनती काम भी है। ठीक है, उससे अच्छा उससे अच्छा क्या है कि आप क्या करो, सीधा रेस्ट पैरामीटर यूज करो और उसको डायरेक्ट एक एरे बना लो जितने भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। तो अभी हमारा ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमारे पास अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी एरर को हैंडल करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट कोड में। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एरर बना के दिखाता हूँ कि थोड़ा दिखाने को हो जाए कि एरर कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे कैसे हम फिक्स करते हैं उसको ट्राई, कैच और फाइनली और थ्रो का यूज करके। तो मैं ये हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर डबल कोटेशन देके मैं कुछ स्टेटमेंट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा लाइन ओके, ऑल्ट दबा के हर जगह अपना कर्सर ले आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन नंबर और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस कंसोल डॉट लॉग लिखा और उसके अंदर सबके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी और उनके अंदर लिख दिया लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 और इतने मैंने वो लॉक करवा लिया। तो सीधी सी बात है, जब आपने कंसोल में जाके देखेंगे तो हमें इसका लॉग, इसका हमें आउटपुट मिलेगा जो कि नॉर्मल सी बात है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6। अब मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के एक एरर बनाऊंगा यहाँ 4 नंबर लाइन के बाद मैं लिखूंगा लॉग और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी जी। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, ये जी जी एक इसको क्या ट्रीट करेगा, एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। लेकिन मैंने क्योंकि कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है जी जी नाम का, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक एरर मिलेगा। तो उस एरर को हम एनालाइज करेंगे, वो एरर कैसे आ रहा है और उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो जाके देखते हैं। तो अब आप देखोगे लाइन नंबर 1 हमारी प्रिंट हुई है, लाइन नंबर 2 प्रिंट हुई है, लाइन नंबर 3 प्रिंट हुई है, लाइन नंबर 4 प्रिंट हुई है और फिर क्या देखो, जी जी इज नॉट डिफाइंड। तो क्योंकि मैंने जी जी को डिफाइंड ही नहीं करा है, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक एरर मिल गया। लेकिन यहाँ पे आप एक बात देखो, जैसे ही मुझे वो एरर मिला मेरी उसकी आगे की स्क्रिप्ट रन ही नहीं हुई। ठीक है, अगर आप यहाँ के कोड में देखोगे, जैसे ही उसको 5 नंबर लाइन में मेरी स्क्रिप्ट को क्या मिला, एरर मिला, उसने क्या करा, आगे की लाइन को मेरी एग्जीक्यूट ही नहीं करा। अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कि मेरा कोई एरर आ रहा है और मेरा आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोड लिखा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कोड ऐसी था और आगे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मेरा आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है और वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मेरा एक छोटा मोटा एरर आ गया, उसके वजह से मेरा आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक अच्छा तरीका है कि हमें देखने के लिए कि कैसे जो हमारा स्क्रिप्ट है वो कैसे हमारी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में जाती है, फिर उसे एग्जीक्यूट करती है, तीसरी लाइन में जाती है, चौथी लाइन में जाती है और जैसे ही उसे पांचवी लाइन में एरर मिला, वो क्या हुआ, स्क्रिप्ट वहीं पे स्टॉप हो गई। आगे उसने एग्जीक्यूट कराई नहीं उस स्क्रिप्ट को, वहीं की वहीं वो स्टॉप हो गई और आगे चाहे आपने जितना भी काम का कोड लिखा हो वो सब आपका बेकार चले जाएगा। तो अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 4 चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है ट्राई, कैच और फाइनली। तो जैसे हमारा इफ एल्स काम करता है,
ये भी सेम टू सेम हमारा इसी तरह काम करता है। तो आपको क्या लिखना पड़ता है, अपने कोड में आते हैं तो इसका जैसे हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसका एक लिखने का तरीका होता है, सेम टू सेम तरीका होता है हमारा ये कैच और ट्राई और कैच करने का लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले आपको लिखना है ट्राई करली ब्रेसेस, इसके अंदर जो आपको कोड देना है जिसके अंदर एरर है आपका, फिर आपको लिखना है कैच, यहाँ पे लिखते हैं एरर, ठीक है। तो ये कुछ आपका होता है ट्राई एंड कैच, इससे क्या करते हो आप एरर को कैच करते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिसके अंदर आपको लगता है कि आपका एरर है आप इसे कट करो और यहाँ ट्राई के अंदर सेंड कर दो, ठीक है, मतलब कि कॉपी पेस्ट कर दो और फिर आप आ जाओ एरर में। यहाँ पे अगर आप एरर हो तो आप क्या करना, देयर इज अ एरर, और अब आप इसे सेव कर लेते हैं और इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम अपनी स्क्रिप्ट में वापस चलते हैं। तो अब आप देखोगे अच्छा पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं कि हमने क्या करा है यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ट्राई एंड कैच का यूज करा है, ठीक है। जैसे हमारा इफ और एल्स होता है ना, आपस में कनेक्टेड होता है, वैसे ही हमारा ट्राई और कैच भी होता है, ये आपस में कनेक्टेड होता है। इसका काम होता है आपके किसी भी एरर को पकड़ना और उस एरर को सॉल्व करना। तो आप देखो आपको क्या करना है, जिसके अंदर आपका एरर है आपको उसको लिखना है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग जीजी, तो जीजी डिफाइंड नहीं है इसलिए वहां पे एरर आएगा, तो मुझे पता है कि वहां पे एरर आएगा तो मैंने उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया। अब वो क्या करेगा, पहले ट्राई करेगा कि ये एरर ठीक हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि जीजी डिफाइंड नहीं है तो ये एरर ठीक नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, इसे कैच में भेज देगा। कैच में क्या होगा कि अगर आपके उसमें एरर आ रहा है, मतलब अगर आपके ट्राई के अंदर एरर आ रहा है तो ही आपका जो कैच है वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्योंकि मेरे जो ट्राई है उसके अंदर क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है, तो क्या है तो वो क्या चलेगा, कैच के पास चलेगा। तो कैच के पास उसने क्या करा, उसे कैच कर लिया और जो यहाँ पे ये आप लिख रहे हो कंसोल डॉट लॉग देयर इज अ एरर, वो जाके आपके कंसोल में लॉग हो गया। अगर मैं जाऊं वापस तो देखूंगा, देखो अब क्या है, देयर इज अ एरर, ये मेरे कंसोल में लॉग हो गया। और इस बार अगर आप देखोगे मेरी स्क्रिप्ट रुकी नहीं, ठीक है। ट्राई और कैच का यही फायदा है, इस बार मेरी स्क्रिप्ट रुकी नहीं, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 भी मेरे एग्जीक्यूट हुए। इसका मतलब कि आगे जो मेरा इंपॉर्टेंट कोड था वो भी मेरा एग्जीक्यूट हो गया, मेरा ट्राई और कैच का यूज करके। अब बात करते हैं ये मैंने जो एरर लिखा है ये क्या चीज है, तो यहाँ पे जो एरर है वो आके आपका स्टोर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ साथ यहाँ पे कॉमा देके एरर लिखूं तो क्या होगा, इसके अंदर जो एरर आ रहा होगा ना वो आ जाएगा। आप देखोगे, अब देखो एरर भी आ रहा होगा, देखो रेफरेंस एरर जीजी इज नॉट डिफाइंड, तो वो इसके अंदर एरर आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि आप एरर लिखो, आप मेरा नाम भी लिख सकते हो, मैं अपना नाम लिख देता हूँ शिवांग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा शिवांग, ठीक है। तो ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पे आप किसी का नाम लिख सकते हो या आपका जो मन है लिख सकते हो। अगर आप अब जाके देखो तो अब भी वो यहीं पे यही दिखाएगा, रेफरेंस एरर जीजी इज नॉट डिफाइंड। तो आप देखोगे यहाँ पे अब भी वो ऐसे दिखा रहा है, तो ये बस एक प्लेस होल्डर है, आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एरर लिखते हैं, ताकि ये थोड़ा सिस्टमेटिक भी और थोड़ा ये चीज समझ में भी आती है कि वहां पे एरर है, ठीक है। तो ऐसा हमारा एग्जीक्यूट होता है हमारा ट्राई और कैच ब्लॉक। अब देखो मान लेते हैं कि मैंने जीजी डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ लेट जीजी इक्वल टू आई वॉज द एरर बट नाउ आई एम सॉल्व। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर आप जाके देखोगे आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो ट्राई एंड कैच ब्लॉक होता है ये क्या करता है, पहले क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई करेगा उस एरर को ठीक करने का, ठीक है। देखो क्योंकि अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने मैनुअली उस एरर को ठीक कर दिया, मैंने जीजी को डिफाइन कर दिया, इसलिए क्या है, ट्राई के अंदर एरर आया नहीं, इसलिए वो कैच में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली क्या चले जाएगा, लाइन नंबर 11 में चले जाएगा। अगर इस ट्राई के अंदर एरर आता, ठीक है, अगर वो एक एरर को एनकाउंटर करता फिर वो जाता कैच में और फिर जाके वो इसको एग्जीक्यूट कर देता। जैसे हमारे इफ एल्स काम करते हैं, कोई चीज इफ के अंदर है, अगर वो हुई, अगर ट्रू हुई तो वो इफ वाले पार्ट में जाता था, नहीं हुई तो वो एल्स वाले पार्ट में जाता था। सेम टू सेम इसमें भी होता है, अगर ट्राई के अंदर एरर होगा तो ही वो कैच में जाएगा, वरना वो कैच में नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक और स्टेटमेंट होता है, इसमें हमारा एक और कीवर्ड होता है, हाँ तो इसमें हमारा एक और कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है फाइनली।
फाइनली क्या करता है वो भी इसके साथ ही होता है। इसके साथ अगर लिख दो अगर आप फाइनली, ये क्या होता है, चाहे आपके कोड में एरर आए चाहे आपके कोड में एरर ना आए, ये काम वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लिखा होगा, सबकी डेफिनेशन लिखी है। तो द ट्राई स्टेटमेंट डिफाइंस अ कोड ऑफ ब्लॉक टू रन टू ट्राई। द कैच स्टेटमेंट डिफाइंस अ कोड ब्लॉक टू हैंडल एनी एरर। द फाइनली स्टेटमेंट डिफाइंस अ कोड ब्लॉक टू रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। चाहे एरर आए चाहे एरर ना आए, वो रन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई विल रन इफ देयर इज एरर और नॉट। अब मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं जाके देखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहा है, तो पहले देखो आई वॉज द एरर, आई वॉज द एरर बट नाउ आई एम सॉल्व। तो क्योंकि मेरा ट्राई ब्लॉक में, क्योंकि देखोगे मैं उसको मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, तो क्योंकि उसके अंदर एरर नहीं है ट्राई के अंदर, तो उसने कैच के अंदर वो जाएगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि फाइनली क्या है, आपका चाहे एरर हो चाहे आपका एरर ना हो, फाइनली वाले को वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इसलिए उसने क्या करा है, वहां पे देखो उसने उसे एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे लिखा आ गया, आई विल रन इफ देयर इज एरर और नॉट। देखो ये काम तब भी करेगा अगर यहाँ पे एरर होगा। मैं क्या करता हूँ, जो मैंने डिफाइन करा था जी, मैं उसको हटा देता हूँ। अब देखो क्या करेगा, वो ट्राई ब्लॉक में जाएगा और ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर होगा, तो क्योंकि उसके अंदर एरर है अब वो कैच के अंदर जाएगा और ये लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। पहले वो एरर प्रिंट करेगा। चलते हैं वापस, देखो उसने एरर प्रिंट कर दिया, देयर इज अ एरर, और वहां पे मैंने उसके आगे वो लिखा था रेफरेंस एरर। तो रेफरेंस एरर जी इज नॉट डिफाइंड। और देखो जो फाइनली वाला स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट हो ही रहा है। तो आई विल रन इफ देयर इज एरर और नॉट। तो आई होप आप ये वाली बात भी समझ गए होगी कि कैसे हम फाइनली को यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम देखेंगे कैसे हम कस्टम एरर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम कस्टम एरर क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख लेना, सेम एग्जांपल है वही वाला कि कैसे वो कोड रन होता है और ट्राई और कैच का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यही यही सेम मैं बात बता रहा था। अब हम देखेंगे कैसे हम थ्रो को यूज कर सकते हैं और कैसे हम एरर थ्रो कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। तो मान लेते हैं मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट a इक्वल टू 10, और फिर मैं कहता हूँ, मैं एक इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ अगर a बराबर है 10 के, तो आप क्या करना, आप एक एरर थ्रो करना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो आई एम द एरर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्या करा, एक कस्टम एरर बनाया, ठीक है। कस्टम एरर हम कैसे बनाते हैं, हमें दो तीन कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं। हमें यूज करना पड़ता है थ्रो, फिर हमें यूज करना पड़ता है न्यू, और फिर हमें यूज करना पड़ता है एरर, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको ये कि यही यूज करने पड़ेंगे। और फिर आप क्या करोगे, अंदर जाकर लिख सकते हो आपका जो एरर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम द एरर। तो क्योंकि जो मेरा ए है उसकी वैल्यू 10 है, और क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10, तो मतलब की कंडीशन ट्रू हो गई। तो जो उसके आगे लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसके आगे क्या लिखा है, थ्रो न्यू एरर आई एम द एरर। तो अगर अब आप जाके देखोगे अपनी स्क्रिप्ट में, तो आपको देखो एक एरर मिलेगा रियल टाइम रेड वाला एरर। तो तो यहाँ पे लिखा है अनकैच एरर आई एम द एरर। तो ये जो देखो ये जो एरर है ये एक रियल एरर है। अगर मैं कोशिश करूंगा, इससे पहले कुछ कमेंट करवाता हूँ, लाइन नंबर 1, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन नंबर 2। अब मैं सेव करता हूँ। अब देखो अगर मैं जाऊंगा तो देखोगे लाइन नंबर 1 तो एग्जीक्यूट हुई क्योंकि वहां तक मेरा कोई एरर नहीं था। और लेकिन जैसे देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्योंकि उसे एक एरर मिल गया, तो उसने क्या करा, स्क्रिप्ट को वहीं का वहीं रोक दिया और आगे एग्जीक्यूट करा ही नहीं। वापस जाओगे तो देखोगे, देखो लाइन नंबर 1 प्रिंट हो रहा है लेकिन लाइन नंबर 2 प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या करा, हमने ये कभी क्या करा, हमने एक कस्टम एरर बना के देखा। तो ये भी काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये पूरा हो गया कि कैसे हम एरर को हैंडल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अब हम थोड़ी बात करते हैं इसके काम के बारे में, ठीक है। अगर मुझे पता है कि मैंने जीजी को डिफाइन नहीं करा है, तो ये तो बात मुझे पहले से पता है, ठीक है, कि मैंने जीजी डिफाइन नहीं करा, तो मैं उसे डायरेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ। मैं ये यूज क्यों कर रहा हूँ, मैं ट्राई कैच फाइनली वगैरह, ठीक है। तो देखो इसका भी काफी डीप मीनिंग है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके कोड में कोई ऐसी चीज है
जो आपको पता है कि उस टाइम पे एरर देगी और बाद में एरर नहीं देगी, तो आप ट्राई और कैच का यूज़ करो, ठीक है? मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप सर्वर से कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है? आपने कुछ कोड लिखा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है? आपने कुछ कोड लिखा है यहाँ पे, ये मेरा कोड एडिटर है। यहाँ पे देखो आपने कुछ कोड लिखा, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? ये था आपका इम्पोर्टेंट कोड 1 और फिर आपने कुछ कोड लिखा नीचे, वो भी था आपका इम्पोर्टेंट कोड 2, ठीक है? और बीच में आप सर्वर से कनेक्शन बना रहे हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा CON, ठीक है? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सर्वर से कनेक्शन बना रहे हो। तो अब देखो क्या है कि सर्वर से कनेक्शन डायरेक्टली तो बनेगा नहीं अचानक से, कि जैसे कि आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और 1 सेकंड के अंदर कनेक्शन बन गया। तो टाइम लगता है थोड़ा, कभी-कभी 10 सेकंड लगते हैं, कभी-कभी बहुत सेकंड लगते हैं और कभी-कभी मिनट लगते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमारी स्क्रिप्ट है, वो तो एक के बाद एक वो होगी आपकी एग्ज़ीक्यूट, पहले ये लाइन एग्ज़ीक्यूट होगी और फिर जैसे वो यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होने आएगी, देखेगी कि यहाँ पे आपको उसको एरर मिल गया, तो जो आपका ये जो I3 है, जो आपका इंपॉर्टेंट कोड ऑफ ब्लॉक है, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि देखो मेरा जो I1 है और जो मेरा I2 है, वो दोनों के दोनों एग्जीक्यूट हो और जो मेरा कनेक्शन हो रहा है सर्वर से, वो मेरा बाद में हो जाएगा, मुझे पता है, ठीक है? 10-15 सेकंड बाद या 15-20 सेकंड बाद या फिर 1 मिनट बाद, तो वो बाद में हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वो मुझे एरर दे। तो वहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है? लिखा आता है ना कई बार कनेक्टिंग टू सर्वर और वो एकदम से होता नहीं है वो चीज़, कनेक्टिंग टू सर्वर, ये काम देखो एकदम में होता नहीं है कनेक्टिंग टू सर्वर वाला, थोड़ा टाइम वो रुक के होता है, 10 सेकंड या 5 सेकंड या जितना भी सेकंड होता होगा, मुझे ऐसे कुछ एग्जैक्टली टाइम नहीं पता। तो अगर वो यहाँ पे अगर मैं उसमें मुझे एरर मिल गया ना, तो वो क्या होगा, मेरी पूरी स्क्रिप्ट रोक देगा, आगे जाके एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा। और मान लो कि मैंने आगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट कोड लिखा है, मैंने मान लो कि I2 में लिखा है कि जो मेरा यूजर है वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन सेव करा रहा है या फिर लॉग आउट के लिए उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा कि उसको उसमें लिख दूँगा वो, उसको मैं दे दूँगा ट्राई और कैच के अंदर, ठीक है? यहाँ पे मुझे आप एक सॉल्यूशन दे सकते हो कि अगर आपको पता है कि वो दे रहा है एरर, तो आप उसको आखिरी में लिख लो, ये जो मेरा कनेक्शन वाला है। लेकिन अगर मैं उसे आखिरी में लिखूँगा तो भी वो मेरी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो भी वो मेरी स्क्रिप्ट में जाके जो मेरे रेड वाले एरर है, उनको क्रिएट करेगा ही करेगा। तो उसको हटाने के लिए भी मुझे ट्राई और कैच का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ दिखेगा नहीं है ये ट्राई और कैच का, लेकिन आगे जाके ट्राई और कैच का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो अब हम बात करेंगे जेसन के बारे में, जो कि जिसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम जेसन फाइल को लिखते हैं और क्या जेसन फाइल होती है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जल्दी से हम अपनी पीडीएफ में आ जाते हैं और अब हम पढ़ेंगे जेसन के बारे में। तो इससे पहले कि हम जेसन के बारे में कुछ भी पढ़ें, मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ कि जेसन पार्ट नहीं है हमारे जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो ये किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं और इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जेसन, जिसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग structured data based on JavaScript object syntax. It is commonly used for transmitting data in web application. For example, sending some data from the server to client so it can be displayed on a web page or vice versa. JSON is a format for storing and transporting data. JSON is often used when data is sent from a server to a web page. और यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है कि व्हाट इज जेसन। तो जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। जेसन इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जेसन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जेसन इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड easy to understand. The JSON syntax is derived from JavaScript object notation syntax, but the JSON format is text only. Code for reading and generating JSON data can be written in any programming language. ठीक है? और यहाँ पे लिखा है टू अंडरस्टैंड बेटर टेक एग्जाम्पल ऑफ वेदर एपीआई। तो अभी तो हमने सिर्फ रीडिंग कर लिया, लेकिन अभी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो अभी हम इसको समझते हैं आराम से कि इसका क्या मतलब होता है हमारा जेसन का। तो जो हमारा जेसन है वो हमारा एक टेक्स्ट बेस्ड, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। जेसन क्या है हमारा? एक
टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है किस लिए? डेटा को चेंज करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर एक यहाँ पे अच्छा बहुत वर्ड यूज करा गया है, ट्रांसमिटिंग डेटा। ट्रांसमिटिंग डेटा का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम डेटा को भेजते हैं तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसमिटिंग डेटा। लेकिन ये डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह पे कहाँ पे भेजते हैं? हम कहाँ से भेजते हैं? अपने सर्वर से अपने क्लाइंट को, मतलब कि जैसे कि हम लोग हैं और हमारा कोई सर्वर होगा, या फिर अपने वेब पेज पे भेजते हैं उसको दिखाने के लिए, या फिर उल्टा। ठीक है, उल्टे का क्या मतलब है? या तो हम अपने ब्राउजर से किसी सर्वर पे भेजते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब कि सर्वर से ब्राउजर पे भेजते हैं। तो ये दो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर आगे इसके बारे में काफी तारीफ लिखी गई है कि ये लाइट वेट वगैरह होता है या वगैरह वगैरह होता है, या फिर ये इसके बारे में बहुत चीजें लिखी गई हैं। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, जब भी हमें जेसन समझना होता है तो हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं? हम एग्जाम्पल लेते हैं वेदर एपीआई का। तो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है हमारा वेदर एपीआई। तो जल्दी से हम अपने व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और मैं कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा समझाने में आसानी हो। यहाँ मैं लेके इसको लॉक कर देता हूँ। इसको भी लॉक कर देता हूँ। इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ ऊपर रख देता हूँ। अच्छा, इसको भी नीचे रख देते हैं, इसकी नीड नहीं है। अभी हम समझते हैं कि देखो अब हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज है क्लाइंट और मी, मतलब कि जो इंसान ब्राउजर चला रहा है ये उसकी बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है और मी, मतलब कि मैं। और फिर है आपका एक वेब सर्वर। ठीक है, बड़े बड़े सर्वर होते हैं हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो बड़े बड़े वेब सर्वर होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी स्टोरेज होती है। अब देखो आपको क्या करना है कि आपको कुछ डेटा भेजना है अपने ब्राउजर से किसी वेब सर्वर पे। तो कुछ आप ऐसा करोगे, ठीक है, या फिर आप वाइस वर्सा कर सकते हो। आपको सर्वर से चाहिए कुछ डेटा तो आप सर्वर से रिक्वेस्ट करोगे और डेटा मांगोगे उससे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप सेंड कर रहे हो और यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, आप क्या करते हो? आप अपने वेब सर्वर से या तो आप डेटा उसको कुछ भेजते हो, या तो फिर आप उससे कुछ डेटा मांगते हो। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे, आप अगर कुछ डेटा सेंड करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्म भरा, ठीक है, उसके अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरी, और फिर आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करते हो तो वो फॉर्म क्या करता है? उस डेटा को सेंड कर देता है सर्वर में। उस डेटा को सेंड करता है आपके वेब सर्वर में। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वेब सर्वर से, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि आप जीमेल चला रहे हो या फिर आप यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है, आपने कोई उसमें वीडियो सर्च करी, ठीक है, जैसे कि आपने सर्च करा कि लर्न वेब डेवलपमेंट, तो वो क्या करेगा? अपने वेब सर्वर में जाएगा, उसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दे देगा। तो क्या करा आपने उससे? आपने सर्वर से डेटा मांगा, मतलब कि आपने रिसीव करा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस बात के बारे में कि जो डेटा भेज रहा है, ठीक है, आपने डेटा मांगा या फिर आपको डेटा मिला, अब वो आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गंदे तरीकों के बारे में कि आप सबसे गंदे तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, कि आप उसे बेकार तरीके कौन कौन से मांग सकते हो। आप कहोगे कि आप उसे पीडीएफ फॉर्म में दे दो जो डेटा आ रहा है, ठीक है, आप उसे कहोगे कि आप उसे वर्ल्ड फॉर्म में दे दो, एमएस वर्ल्ड होता है जो, या फिर आप उसको और कहोगे कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, ये गंदे तरीके हैं, मतलब कि बहुत बेकार तरीके हैं। ठीक है, मान लो कि आपको कोई किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो आप उससे कहोगे कि आप मुझे पीडीएफ में सेंड कर दो, या फिर आप मुझे वर्ल्ड में सेंड कर दो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ठीक है, तो ये बहुत ही गंदे तरीके हैं, मतलब ऐसी थोड़ा मजाक में कह रहा हूँ ये बात। तो ये बहुत ही गंदे तरीके हैं कि ये आप ये नहीं करोगे। ठीक है, ना आप पीडीएफ में भेजोगे, ना आप वर्ल्ड फाइल में भेजोगे, ना ही आप व्हाट्सएप में भेजोगे। तो आपको कुछ एक ऐसा तरीका चाहिए जो कि थोड़ा फास्ट हो और फिर आप डेटा भेज सको, और वो क्या हो? वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे आता है पिक्चर में आपके पास जेसन। ठीक है, अब आई थिंक आपको थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि जेसन क्या है। जेसन क्या है? वो एक डेटा फॉर्म है। जब भी आपको किसी वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगनी या फिर देनी होती है, तो आप एक फॉर्मेट का यूज करते हो जिसे हम बोलते हैं जेसन। ठीक है, ये क्या करते हैं? आप अब आप जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो आप भेजोगे जेसन फॉर्मेट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक वेदर एपीआई है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये आपका ब्राउजर है, ये आपका ब्राउजर है। ठीक है, और वेदर एपीआई कहाँ गई? यहाँ पे आपकी वेदर एपीआई है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि एपीआई क्या है, कैसे काम करती है, क्योंकि ये सब हम लेक्चर नंबर 20 में पढ़ेंगे जब हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस हम देख रहे हैं कि ये जेसन क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे वेदर एपीआई है और आप उसके पास ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर लिखा गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये लिखा है सिटी बरेली और टेम्परेचर है वहाँ पे 40 डिग्री। आपको ये डेटा चाहिए सर्वर से। अब वो आपको ये डेटा कैसे सेंड करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, इस डेटा को जेसन फॉर्मेट में सेंड करेगा। इसको क्या करेगा, वो इस डेटा को जेसन फॉर्मेट में सेंड करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इसको रीड करना और फिर इसको यूज करना। फिर आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका ये जो जेसन फॉर्मेट है, पहले इसके पास था एपीआई या फिर वेब सर्वर के पास, उसने सेंड करा आपके पास है। अब ये उठ के ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास आ गया जेसन फॉर्मेट में, फिर आप इसको यूज कर लो अपने ब्राउजर के अंदर, जैसे भी आप करते हो वेदर एपीआई में। ऐसी तो होती है ना वेदर एपीआई की, आपने उसमें कुछ रिक्वेस्ट करी सर्वर से कि मुझे बताओ कि बरेली का टेम्परेचर कितना है, तो फौरन उठा के टेम्परेचर देता है और फिर आपको मिल जाता है कि जो सिटी है बरेली है और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ में। अब थोड़ा हम तारीफ पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि जेसन की तारीफ क्या है। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, ठीक है। जब आप सर्वर से भेजते हो तो जब ये क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इसलिए इसे सेंड करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही जल्दी ये डेटा इंटरचेंज कर देता है। डेटा इंटरचेंज मतलब कि वही सर्वर से अपने पास ब्राउजर में भेजना और ब्राउजर से सर्वर में भेजना, ठीक है। और ये देखो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि ये इतना ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। अब मान लो कि आपका जो फ्रंट एंड है, आपका फ्रंट एंड आपने लिखा है रिएक्ट में, ठीक है, जो कि है जावास्क्रिप्ट, और जो आपका बैक एंड है वो है आपका पाइथन में, ठीक है। पाइथन मतलब कि जेंगो, और जे रह गया, ठीक है। तो आपका जो फ्रंट एंड है वो है आपका रिएक्ट जेएस में और जो आपका बैक एंड है वो है जेंगो में। अब वो डेटा कैसे सेंड करेगा और आप कैसे रिसीव करोगे जब आपकी लैंग्वेज अलग अलग है, तो आप क्या करो, आप यूज करो जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट क्या है, वो सारी लैंग्वेजेस में क्योंकि वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है और सारी लैंग्वेजेस में वो यूज होता है, ठीक है। तो आप यूज करोगे जेसन फॉर्मेट। तो वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ में। जेसन इज अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो बहुत ही ज्यादा ये आसान होता है हमारा जो जेसन होता है इसको समझना और इसको पढ़ना, ठीक है। अब आप देखोगे एक और बात, जेसन सिंटैक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन सिंटैक्स, ठीक है। बट जेसन फॉर्मेट इज टेक्स्ट ओनली, ठीक है। जो आपका जेसन का फॉर्मेट होता है वो एकदम सेम टू सेम होता है जैसे आपके जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसके नाम में है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो नोटेशन है, नोटेशन मतलब कि लिखने का स्टाइल को कहते हैं नोटेशन। तो जो आप देखोगे इसमें जेसन में जो जे स्टैंड होता है वो जावा स्क्रिप्ट के लिए स्टैंड होता है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट नोटेशन है वो जावा स्क्रिप्ट से लिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा है कोड फॉर रीडिंग एंड जनरेटिंग जेसन डेटा कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने बात कर ली। टू अंडरस्टैंड बेटर टेक एग्जांपल ऑफ वेदर एपीआई, जिसके बारे में हमने बात कर ली कि जब हमें वेदर एपीआई से या फिर वेब सर्वर से उसके हमें डेटा चाहिए होता है तो वो डेटा हमें किसमें भेजता है, वो डेटा हमें सेंड करता है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी हम सारी बातें समझ गए कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम उसको कैसे हम उसको यूज करते हैं वगैरह वगैरह। तो अब अभी हम थोड़ा एक देखते हैं एक्सएमएल और एक्सएमएल वर्सेस जेसन, ठीक है। तो जब जब हमारे पास जेसन नहीं था तो उससे पहले एक्सएमएल हम यूज करते थे इसी काम के लिए। तो आई होप आपने सुना होगा, तो एक्सएमएल भी काफी ज्यादा पॉपुलर और थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो आपने इसका नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा एक्सएमएल के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ये भी सेम काम करती है जो जेसन करती है। ये क्या करती है कि आपको अगर अपने सर्वर से डेटा मंगाना है या फिर आपको अपने सर्वर को डेटा सेंड करना है, तो आप पहले क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, अभी जेसन जेसन फॉर्मेट में सेट करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जेसन फॉर्मेट में सेंड करते हैं। लेकिन जब हमारे पास जेसन नहीं था या जेसन स्टेबल नहीं था, उससे पहले हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे जिसका नाम था एक्सएमएल। तो ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थी एक्सएमएल। अब ये ना के बराबर यूज होती है एक्सएमएल, क्योंकि इसको हर जगह रिप्लेस कर दिया है जेसन ने। तो आप देखोगे यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जेसन का फॉर्मेट है और आई मीन एक्सएमएल का फॉर्मेट है, और राइट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पे जेसन का फॉर्मेट है। अब आप देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो एक्सएमएल है वो थोड़ा थोड़ा एचटीएमएल की तरह है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और टैग के अंदर टैग, ठीक है। और अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आप देखोगे आपको जो जेसन का फॉर्मेट है वो आपको देखेगा जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। करली ब्रेसेस है और देखो यहाँ पे कोलन लगा रखा है, ठीक है। आप देखोगे एकदम बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह है ये। अभी बताता हूँ, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि देखो जेसन और एक्सएमएल में प्रॉब्लम क्या थी, जो एक्सएमएल है वो स्लो था
और काफ़ी हैवी था। तो जब भी कोई चीज़ हैवी होती है तो उसको ट्रांसफ़र करने में मतलब कि सर्वर से ब्राउज़र में भेजने के लिए और ब्राउज़र से सर्वर में भेजने के लिए क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जेसन क्या था, जेसन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट था, ठीक है? हमने इसमें ऊपर कहीं पढ़ा था कि वो लाइट वेट है, ठीक है? और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। और क्या है ये? ईज़ी टू अंडरस्टैंड, इसको समझते हैं। ईज़ी टू अंडरस्टैंड में क्या है कि मतलब कि जेसन को समझना और लिखना बहुत ज़्यादा आसान था। देखो जैसे कि अगर मुझे इसमें देखना है कि नेम्स जेसन नेम जेम्स, एज 40, ठीक है? ये चीज़ देखो मैंने कितनी आसानी से इस जेसन के अंदर पढ़ ली। अब यही चीज़ आप अगर इसके अंदर जाके पढ़ोगे ना तो देखोगे आप पहले ईएमपी इन्फो ईएमपी इन्फो के अंदर एक एम्प्लॉयी नाम का ये है और फिर एम्प्लॉयी नाम के अंदर एक और एम्प्लॉयी है, उसके अंदर लिखा है नेम में जेम्स और फिर देखोगे एज में 40। तो देखोगे थोड़ा पढ़ना मुश्किल है एक्सएमएल को। इसीलिए जो आपका जेसन है वो आपका हमारा यूज़ होता है। तो अगर आप अभी के टाइम पे अगर बहुत पुराना कोड बेस देखोगे जो कि 2017 के पहले लिखा गया होगा, तो बहुत मुश्किल से उसमें आपको एक्सएमएल मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप अभी अभी मॉडर्न टाइम में कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको जेसन यूज़ करना कंपल्सरी है, आप एक्सएमएल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए हम लोग जेसन पढ़ रहे हैं और क्योंकि अभी हम आगे जाके लेक्चर नंबर 20 में भी देखेंगे कि एपीआई से डेटा कैसे मंगाते हैं, ठीक है? वेब सर्वर से हम डेटा कैसे मंगाते हैं, तो जब उस डेटा को आप मंगाओगे, तो आप किसमें मंगाओगे उस डेटा को? ऐसा तो है नहीं कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में मंगा लोगे उस डेटा को, तो जो फॉर्मेट है, वो है आपका जेसन फॉर्मेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात तो काफ़ी कर ली जेसन के बारे में, अब हम बात करेंगे कि जेसन को लिखते कैसे हैं और जेसन के क्या यूज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जेसन के कुछ रूल्स होते हैं सिंटैक्स वाले। तो जो हमारा जेसन है, जेसन फाइल है, तो जब हम उसको लिखते हैं तो एकदम ऑब्जेक्ट की तरह होता है वो। जो हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, एकदम ऑब्जेक्ट की तरह होता है, बस उसमें एक डिफरेंस होता है कि जो आपकी आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो उसमें की होगी, वो हमेशा डबल कोटेशन में आएगी और फिर उसके आगे आप जो भी अपनी वैल्यू दोगे, वो किसी भी डेटा टाइप में आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़े छोटे-मोटे रूल्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम पहले। तो डेटा इज़ इन नेम वैल्यू पेयर वेयर नेम शुड बी इन्क्लोज्ड इन डबल कोट्स। डेटा इज़ सेपरेटेड बाय कॉमास, तो जैसे कि होता ही है ऑब्जेक्ट के अंदर। कर्ली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड एरे, ये भी पता है हमें। सिंगल कोट्स आर नॉट अलाउड। तो क्या होता है, जो हमारा जेसन है उसके अंदर सिंगल कोट्स, कमेंट और अनडिफाइंड, ये जो तीनों चीजें हैं ये अलाउ नहीं होती हैं, तो इनको आप यूज नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक फाइल बनाते हैं जेसन नाम से, ठीक है? तो यहाँ पे ये रही हमारी जेसन। जल्दी से अपने कोड में चलते हैं और अब हम एक फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ डेटा और इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जेसन। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखोगे कुछ एक अजीब सा यहाँ पे वो आने लग जाएगा आइकन। तो ये हमारे अब पता चल रहा है कि ये हमारी एक क्या है, जेसन फाइल है। तो अब हम इस जेसन फाइल को देखेंगे कि कैसे हम इस जेसन फाइल के अंदर डेटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू राइट जेसन फाइल एग्जाम्पल एंड कंपेयर इट विद जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको जेसन लिखना होगा ना, तो जब भी आप एपीआई डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, तो आपको ज़रूरी होगा कि आपको डॉट जेसन फाइल आपको लिखनी आनी चाहिए और कैसे उसे पढ़ते हैं या फिर उसे कैसे लिखते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। जब आप एपीआई वगैरह भी करोगे या फिर आप जब को डेटा सेंड करना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो जिसको हम देखेंगे अभी कि ये कैसे लिखी जाती है फाइल। तो इस फाइल को लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है एम्प्टी और फिर इसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। मैं एक बार अपना ऑटो फॉर्मेट वो कर दूं, ठीक है, ऑफ है मेरे में। तो अब हम देखेंगे कैसे हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब जो इसके अंदर क्या होता है, जब हम जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, की लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जेसन के अंदर आपको जो की लिखनी होती है आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ नेम, ये हो गई मेरी की और इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना आपको कंपलसरी है। तो नेम है मेरा ब्लेम, ठीक है। और फिर आपको अगर एक और दूसरी प्रॉपर्टी देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमा देना पड़ेगा। और जैसे हम ऑब्जेक्ट में करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट चीज लिखते हैं कुछ। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाईएस्ट स्कोर, यहाँ पे लिखेंगे डबल कोटेशन में हाईएस्ट स्कोर, जो कि है मेरा 230। फिर आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है हमारे पास। इज गेमर ट्रू, इज गेमर ट्रू
और फिर क्या है हमारे पास, एड्रेस जो कि नल है, और यहाँ पे दे रखा है फेवरेट गेम, तो इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं सबको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि ये है हमारी एक जेसन फाइल। ठीक है, सबसे पहले आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना होता है। मैं थोड़ा अपना मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जो कि हमने इससे बनाए हैं, 2 कर्ली ब्रेसेस से। फिर इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं, जितनी भी आप प्रॉपर्टीज लिखोगे, उनके अंदर जो जो की होंगी, आई मीन जो जो की वैल्यू, हाँ, तो जो जो की होंगी वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएंगी। आप देखोगे हर जगह डबल कोट्स के अंदर है की। ठीक है, आप जहां जहां देखोगे जितनी भी कीज हैं हमेशा डबल कोट्स के अंदर है। और फिर उसके आगे जो भी आप उसकी वैल्यू दोगे, वो आप जैसे भी जो भी आपके पास डेटा टाइप में देने का मन है, आप उसको दे सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो मैंने स्ट्रिंग ले रखी है, यहाँ मैंने नंबर ले रखा है, यहाँ मैंने बुलियन वैल्यू ले रखी है, यहाँ पे मैंने नल ले रखा है, यहाँ पे मैंने एक एरे ले रखा है। और यहाँ देखोगे एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस में क्या करा है मैंने, मैंने एक एरे लिया और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट दिया है। लेकिन अगर आप एक और बात ध्यान से देखोगे, जो मैंने एरे बनाया है एक्सपीरियंस नाम का, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो मेरी की है वो भी मेरी डबल कोट्स में है। इसका मतलब जहां पे भी जहां पे भी आप की यूज करोगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में, तो आपको हमेशा डबल कोट्स में वो देना पड़ेगा। आप सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, कमेंट इसमें अलाउ नहीं है हमारे पास, जेसन फाइल के अंदर कमेंट्स अलाउ नहीं होते हैं। और एक और चीज है इसके अंदर, आप इसको अनडिफाइंड भी यूज नहीं कर सकते। अगर देखो, आप मैं कुछ देने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मेरा जो एड्रेस है, मैं उसे कर देता हूँ, मैं उसे अनडिफाइन कर देता हूँ। अब देखोगे मुझे एरर मिलना शुरू हो जाएगा। देखो रेड हो गया मेरा पूरा ऊपर का जो जेसन फाइल थी। और अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो देखोगे वैल्यू एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आप जेसन में अनडिफाइंड यूज नहीं कर सकते। तो वापस से मैं इसको नल कर देता हूँ, तो देखो नल मेरा चल रहा है। फिर इसमें क्या बात है कि आप इसमें कमेंट भी यूज नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि आप इसमें कमेंट यूज कर लोगे, तो आप इसमें कमेंट भी यूज नहीं कर सकते। देखोगे आपको कमेंट आर नॉट परमिटेड इन जेसन। तो आपको क्या है, आप जेसन के अंदर कमेंट्स भी यूज नहीं कर सकते। अब इसमें एक और बात हम देख लेते हैं कि हमारा जो पीडीएफ है उसमें क्या लिखा गया है कि हाउ टू राइट जेसन फाइल। तो हमने देख लिया कैसे लिखते हैं जेसन फाइल। पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसके अंदर की वैल्यू पेयर देते हैं, और जितनी भी कीज हैं उनको हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, और जो वैल्यू है वो आपकी किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है अनडिफाइंड को छोड़ के। इसमें क्या लिखा है, कंपेयर इट विथ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से कैसे अलग है। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं जेसन फाइल के अंदर और आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। समझते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। पहले पहले तो देखोगे जो आपका सिंटेक्स है वो एकदम ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, की वैल्यू पेयर, प्रॉपर्टीज है वो एकदम सेम है। और क्या है कि आपको जब एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी होती है तो आपको कॉमा देके लिखनी पड़ती है, वो भी सिमिलर है आपके ऑब्जेक्ट की तरह। बस सिमिलर क्या नहीं है कि जो आपकी की होती है, जो कि आप ऑब्जेक्ट में किसी कोटेशन के अंदर नहीं लिखते, इसमें आपको हर बार ये कंपलसरी है कि डबल कोटेशन के अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर सारी की सारी चीजें सिमिलर हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह, इसीलिए इसका नाम है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे, यहीं पे हमें एग्जांपल दे रखा है कोई एक जेसन फाइल बना रखी है मैंने, डेटा डॉट जेसन नाम की। तो आपका इसमें जो भी बना है वो बना सकते हो। ये मैंने बस यहाँ पे एग्जांपल के लिए डेटा डॉट जेसन बना रखी है। डॉट जेसन उसका एक्सटेंशन है, उससे पहले आप फाइल का नाम जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें एक जेसन फाइल बना के दे रखी है। तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टीज है, नेम, फुल नेम है ब्लेम गेमर, हाई स्कोर है 233, इस गेमर में ट्रू। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छे से बता रखा है कि वो आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। इसमें एक और चीज है, अगर जो हमारा जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम लास्ट वाले में क्या करते हैं, एक कॉमा दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, मैं कॉमा देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 2, फिर यहाँ पे लिखता हूँ 2। और देखो मैं इसको आखिरी में क्या करता हूँ, मैं जब आखिरी मेरी है तो मैं उसको कॉमा दे देता हूँ। और अगर मैं सेव करता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं मिलता।
लेकिन जेसन के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप क्या करोगे, लास्ट में आपकी जो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, अगर आप उसमें कॉमा देके सेव करोगे तो आपको एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो एरर मिलना स्टार्ट हो गया, देखो रेड हो गया। और यहाँ जाके मैं देखूंगा तो देखो ट्रायल कॉमा जेसन, ठीक है। तो ये काम आप जेसन फाइल के अंदर नहीं कर सकते हो। आपको जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें आपको कॉमा नहीं लगाना। ये जावास्क्रिप्ट में चलता है कि आप लास्ट में कॉमा लगा लो ताकि आपको इजी पड़ता है बाद में कोई और प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए। लेकिन जेसन में ऐसा नहीं रहता। आपको क्या करना होगा, अगर आप लास्ट में कॉमा लगा दोगे तो ये आपकी इनवैलिड जेसन हो जाएगी और ये जेसन नहीं चलेगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि हम आखिरी में कॉमा ना लगाएं जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इसको सेव कर लेते हैं और वापस से चलते हैं अपनी पीडीएफ में। तो ये थी हमारी पूरी बात जेसन फाइल के बारे में कि कैसे हम जेसन फाइल लिखते हैं, कैसे हम उसको पढ़ते हैं और कैसे हम उसको यूज करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जेसन फाइल लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि जब फ्यूचर में जाके आप कभी एपीआईज लिखोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको जेसन फाइल। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जेसन के दो मेथड के बारे में, ठीक है। तो जो जेसन है उसके घुमा फिरा के दो ही मेथड है, ठीक है। जो हमारा जेसन है उसके घुमा फिरा के दो ही मेथड है, एक है पार्स और एक है स्ट्रिंगीफाई। तो दोनों के इसके आगे लिखा गया है कि पार्स कन्वर्ट जेसन फाइल इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और स्ट्रिंगीफाई क्या करता है, कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और वैल्यू इनटू जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रैंडम और यहाँ पे मैं लूंगा डबल कोट्स। और अब जो मेरा जितना मेरा डेटा था मेरे उसके अंदर जेसन फाइल के अंदर, मैं उसे उठाऊंगा पूरा का पूरा, कॉपी करूंगा और यहाँ लाके स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो अभी जो ये चीज है इसे हम बोलते हैं जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो अभी अभी हमारे पास आई है ये चीज, इसको हम बोलते हैं जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं जेसन स्ट्रिंग को। तो क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारे पास क्या है, दो मेथड है, एक है पार्स और एक है स्ट्रिंगीफाई। तो यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छे से लिखा है, जो पार्स है, पार्स अ जेसन स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। देखो अभी क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो मैं इसके अंदर ना कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकता। जैसे कि अभी ये जेसन जेसन स्ट्रिंग है तो मैं कुछ ऐसा नहीं लिख सकता कि मैं लिख दूं रैंडम डॉट, जैसे कि फुल नेम में क्या है, नेम, अच्छा डॉट नेम। अगर मैं इसको जाके कुछ करूंगा तो देखोगे मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा अनडिफाइंड। कोई बात नहीं, कुछ और करके देखते हैं, हाईएस्ट स्कोर करके देखते हैं। हाईएस्ट स्टोर करके देखूंगा तो भी मुझे वो मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो अभी मेरे किसी काम का नहीं है, जो मेरे पास जेसन स्ट्रिंग आई है मेरे पास, ये मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने इसे एक मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर तो करा लिया है, बट ये मेरे अभी किसी काम की नहीं है। तो उसको काम बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा जेसन का, जिसका नाम होता है आपका जेसन डॉट पार्स। तो जल्दी से मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं उसको बनाता हूँ रिजल्ट नाम से, और यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट पार्स। और अब इसके अंदर आपको क्या देना है, आपको एक वैलिड जावास्क्रिप्ट वैलिड जेसन फाइल देनी है। तो क्योंकि वो मेरी किसके अंदर है, मेरी रैंडम के अंदर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रैंडम। तो देखो अब ये क्या करेगा, जो मेरा जेसन डॉट पार्ट्स है वो क्या करता है, एक वैलिड जेसन फाइल लेता है, वैलिड जेसन वैलिड जेसन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है आपके किस में, जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी अभी क्या है, ये क्या है, रिजल्ट नाम का जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो चुका है एक ऑब्जेक्ट जो कि है पूरा का पूरा यही। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ रिजल्ट डॉट क्या था यहाँ पे, रिजल्ट डॉट नेम। और अब अगर मैं जाके देखूंगा तो देखो मुझे ब्लेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक और वैल्यू देखते हैं हम लोग, जो था हमारा हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर देखोगे तो 230 है, तो देखो यहाँ पे मुझे 230 मिलने लग गया। तो आप देखोगे कैसे हमने कितनी आसानी से हमारी जो एक जेसन स्ट्रिंग थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं।
अभी मैंने यहाँ पे ये वैल्यू हार्डकोर लिखी है, लेकिन जब आप एपीआई वगैरह पढ़ोगे तो ये आपको जो ये डेटा है पूरा का पूरा, ये डेटा आपको क्या करेगा, सर्वर देगा। तो आपको उस टाइम पे ये काम नहीं करना पड़ेगा जो मैंने अभी यहाँ पे ये करा है। उस टाइम में आपको करना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग जो आपको डेटा मिल रहा है आपको उसको किसी वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करोगे सर्वर से, आपको डेटा मिलेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट पार्स करके उसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे, और फिर जाके आप ये चीजें यूज कर पाओगे अपने कोड में। अब चलते हैं अगले उसमें, कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और वैल्यू इनटू जेसन स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक और वो होता है, इसको मैं देता हूं रिजल्ट वन। हमारे पास एक और जेसन का मेथड होता है जिसका नाम होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग के अंदर, मतलब कि जो हमने ये चीज लिखी थी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्योंकि देखो अभी रिजल्ट नाम को जो मेरा रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है वो अभी एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट दे देता हूँ। वो क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा आपके किस में, जेसन स्ट्रिंग के अंदर। और अब हम इसको लॉक करवा के देखेंगे कि कैसी दिखती है हमारी जेसन स्ट्रिंग। तो अब आप आके देखोगे तो देखो आपको कुछ ऐसी मिलेगी, ये है मेरी जेसन स्ट्रिंग। इसने क्या करा, इसने एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिया जो मेरा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है। ये क्या करता है, ये मेरा एक जेसन का ऑब्जेक्ट लेता है या फिर कोई और वैल्यू, नॉर्मली हम इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट देते हैं, और उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, जेसन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है ये आपको। तो दो ही मेथड है घुमा फिरा के जेसन के, आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अभी आप देखोगे ये जो सेम चीज है ना, जब हम आगे जाके एपीआई वगैरह पढ़ेंगे और जब हम सर्वर से कुछ डेटा मांगेंगे तो वो हमें सेम टू सेम ऐसी जेसन स्ट्रिंग देगा। इतनी ये तो बहुत छोटी है, लेकिन जब वो देगा हमें तो कम से कम बहुत बड़ी देगा। कम से कम आई थिंक 50-60 लाइन की वो स्ट्रिंग होती है। और फिर हम उसको क्या करेंगे, जब हमें वो जेसन स्ट्रिंग मिलेगी, हम क्या यूज करेंगे, जेसन डॉट पार्ट्स यूज करेंगे, उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर अपने कोड में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मेथड थे, दोनों के दोनों मेथड मैंने बता दिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के देखो दो ही मेथड है, पार्स और स्ट्रिंगिफाई। पार्स क्या करता है, वो जेसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट में। स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट को एक जेसन स्ट्रिंग में। अभी थोड़ा ये सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और लग रहा होगा कि इसका क्या यूज है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि आपको जब डेटा सेंड करना होगा, ठीक है, तो ये इतना काम आने वाला है जेसन की, आप सोच नहीं सकते। तो ऐसे करके हमारा ये खत्म हो गया हमारा जेसन टॉपिक।